नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के इस चैनल पे। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, मुद्रास्फीति के संक्षिप्त जो कारण हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसका हमने बात करी थी कि हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो हम इसे देखते हैं पॉइंट वाइज ये क्या हो सकते हैं। तो पहला तो हमारा यही है कि संरचनात्मक मुद्रास्फीति। स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन, ये हमने पहले भी बात करी थी इसके बारे में, और अब हम फिर से बात कर रहे हैं, इसे विस्तार से समझेंगे ये होता क्या है। अपराध स्वरूप कुछ वर्षों को छोड़ दें तो भारत एक विशेष किस्म की गत्यारोध मुद्रास्फीति की जो समस्या है उसका सामना यहाँ पे करता रहा है, अर्थात संरचनात्मक मुद्रास्फीति का। तो यहाँ पे मोटी मोटी जो बात हो रही है कि स्ट्रक्चरल जो इन्फ्लेशन है उसका सामना यहाँ पे भारत करता रहा है। वस्तुओं की आपूर्ति में कभी, जो भी रिसोर्सेस हैं उसकी जो सप्लाई हैं उसमें गिरावट आना, विकासशील अर्थव्यवस्था का सामान्य संकट, बढ़ती हुई मांग, लेकिन निवेश योग्य पूंजी के अभाव में वांछित स्तर तक वस्तुओं का उत्पादन ना कर पाना, ये आदि कारण रहे हैं इसके स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशंस के। जब कभी उच्चतर निवेश योग्य पूंजी का प्रबंध कर सरकार ने उच्चतर वृद्धि के लिए प्रयास किए, अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति पर दबाव यहाँ पर बन गया, विशेषकर 1970 तथा 1980 के दशक में। और इसका परिणाम यह होता है कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए वृद्धि का बलिदान यहाँ पे करना पड़ा। इस प्रकार भारत में उच्च मुद्रास्फीति के लिए आपूर्ति पक्ष का बेमेल रहना एक समस्या यहाँ पर रही है। कुछ समय बाद सरकार ने अधिक खर्चे का यहाँ पे प्रबंध किया, तब भी इसका बहुलांश गैर विकासात्मक क्षेत्रों द्वारा शौक लिया गया और मुद्रास्फीति के साथ धीमी वृद्धि की यहाँ पे समस्या बनी रही, जो एक अवरुद्ध अर्थव्यवस्था का लक्षण है। दूसरा कारण हम यहाँ पे देखते हैं लागत दबाव मुद्रास्फीति, कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति कर के कारण भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य बढ़ता रहा है, क्योंकि सरकार राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक उपायों का यहाँ पे सहारा लेती रही है। हम कच्चे माल पर अधिक आयात कर लगाने का कारण भी ऐसा होता है। भारत में पूर्व में और गैर वेट यानी कि नॉन वेट का ढांचे के कारण वस्तुओं के जो मूल्य हैं उस पर यहाँ पे प्रभाव पड़ता रहा है। जो गवर्नमेंट है हमारी, उनके द्वारा अपने नियोजित विकास के लक्ष्य, नियोजित विकास के वित्तीय के लिए अधिक राजस्व की यहाँ पे जरूरत थी, और इसलिए ऊपर जो वर्णित कारकों है उससे बचना यहाँ पे आसान नहीं रहा है। तीसरा है हमारा फिजिकल पॉलिसी। अर्थव्यवस्था की विकासात्मक जरूरतों के वित्तीय संपोषण के प्रयास में सरकारी अति मुद्रा आपूर्ति की चक्रीय प्रक्रिया में फंस गई। सबसे पहले तो यह ऐसे बाहरी लेनदारी के कारण हुआ, लेकिन 1960 के दशक के बाद जबकि घाटे के बजट को विश्व भर में स्वीकृति यहाँ पे मिल गई, सरकार ने बाहरी आंतरिक लेनदारी तथा मुद्राएं छापकर इस स्थिति से पार पाने का यहाँ पे प्रयास किया है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, हमारा जो पैसा गवर्नमेंट छापती है उनकी मात्रा बढ़ा दी, उन्हें अधिक मात्रा में छापना शुरू किया, ठीक है, और इस समस्याओं को यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है। अगला टॉपिक आता है हमारा यहाँ पे हेल्थी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति का स्वस्थ परास क्या होगा, जो रेंज है इन्फ्लेशन की वो हेल्थी कब होगी। 1980 के दशक के अंतिम सालों में विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा
उच्च मुद्रास्फीति एवं उच्च वृद्धि को ट्रेड ऑफ के नाम से या ट्रेड ऑफ के रूप में प्रसांकित किया गया था, क्योंकि उच्च मुद्रास्फीति की आर्थिक एक सामाजिक लागत के लिए नीतिगत विचार की यहाँ पे ज़रूरत होती है। एक महंगा ट्रेड ऑफ आने वाले समय में विश्व अर्थव्यवस्थाएं स्थिर मुद्रास्फीति के पक्ष में आई। हालांकि इसका विरोध हुआ। भारत में भी इन्फ्लेशन स्थिरीकरण आधारित जो मुद्रास्फीति है, इसकी जो शुरुआत है वो 1970 के दशक में शुरू हुई। 1973 में महंगाई थी 20% की दर पर चली गई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्य में भारी वृद्धि हुई और इंदिरा गांधी सरकार ने एक ज़बरदस्त मुद्रास्फीति विरोधी पैकेज का यहाँ पे निर्माण किया, जिसके अंतर्गत लोगों की प्रयोज्य आय, जो भी डिसेबल इनकम है, को प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे प्रतिबंधित किया गया। इस पैकेज का प्रभाव यह पड़ा कि मार्च 1975 तक मुद्रास्फीति की जो दर है वो घटकर 5.7% यहाँ पे रह गई। यह वह समय था जबकि भारतीय रिजर्व बैंक को एक नया दायित्व यहाँ पे सौंपा गया। महंगाई स्थिरीकरण का और भारत मौद्रिक नियंत्रण के दौर में यहाँ पे प्रवेश कर रहा था। इन्फ्लेशन टारगेटिंग के द्वारा भारत में एक नई बहस शुरू हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रास्फीति के प्रयास के बारे में समय समय पर मुद्रास्फीति की उपयुक्त प्रयास की यहाँ पे औपचारिक व्याख्या रही है। चक्रवर्ती समिति 1985 ये क्या करता है? ये अर्थव्यवस्था के लिए 4% मुद्रास्फीति को यहाँ पे स्वीकार्य माना जाता है और उसमें यह भी जोड़ा जाता है कि इस स्तर पर मूल्य वृद्धि से वांछित स्तर की वृद्धि के लिए निवेश जो है वो आकर्षित किए जा सकेंगे। दूसरा समिति बनती है यहाँ पे हमारी तारोपर समिति, माफ़ कीजिएगा, हाँ तारोपर समिति। तो ऐसे इसमें कुछ हेडलाइंस हैं, ये कुछ हेल्थी इन्फ्लेशंस की वो हैं पॉइंट्स हैं। आगे हम देखते हैं प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स हमारा क्या होता है। उत्पादक मूल्य सूचकांक, माफ़ कीजिए मैंने प्रोडक्ट कहा पहले, तो ये प्रोड्यूसर है, इनकी जो प्रोड्यूस करते हैं चीज़ों को, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। योजना आयोग के सदस्य प्रोफेसर अभिजीत सेन की अध्यक्षता में 2003-04 के मध्य में दो उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक कार्य समूह यहाँ पर गठित किया जाता है। WPI पहला था WPI, इसका जो आधार वर्ष था वो था 1993-94 की मौजूदा श्रृंखला का संशोधन और भारत के लिए उत्पादक मूल्य सूचकांक की सिफारिश करना जो WPI की जगह ले सके। इस कार्य समूह की सलाह के मद्देनजर WPI के लिए नई श्रृंखला स्विच करने का प्रस्ताव आया और कार्य समूह को इस बारे में IMF से इनपुट मिल रहे थे। PPI उत्पादक के नज़रिए से मूल्य में बदलाव यहाँ पे मापता है, जबकि CPI से उपभोक्ता के नज़रिए से देखता है। थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता से ऊंचे दाम लेता है, जिसके फलस्वरूप फुटकर विक्रेता उपभोक्ता से यहाँ पे ऊंचे दाम यहाँ पे वसूलता है और ये दाम में बढ़ोतरी उपभोक्ता दामों में उच्च दर के तौर पर सामने आता है। इसलिए PPI भविष्य में उपभोक्ता मूल्य के बारे में आइडिया देने में महत्वपूर्ण है। PPI में सिर्फ मूल दामों का इस्तेमाल होता है, जबकि कर, ट्रेड मार्जिन और परिवहन लागत को इससे यहाँ पर अलग रखा जाता है। इस सूचकांक को महंगाई के आकलन के लिए बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर दामों के अंतर्गत चीज़ों के अंतिम उत्पाद के रूप में सामने आने से पहले इसका पता लगाया जा सकता है। तो इन्फ्लेशन जो है ये उसका मापने का यहाँ पे काम करता है। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स एक और है हमारा हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। भारत के आधिकारिक आवासीय मूल्य सूचकांक
HPI को वित्त मंत्री ने 9 जुलाई 2007 को मुंबई में लॉन्च किया। मूल रूप से भारतीय होम लोन नियामक नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा विकसित इस सूचना का नाम NHB रिडिकेस रखा गया। वर्तमान में इस सूचना का प्रकाशन देश के 50 शहरों के लिए किया जा रहा है। इसका जो आधार वर्ष है वो है 2012 से 13 तथा इसके प्रत्येक तिमाही के लिए प्रकाशित किया जाता है। अभी इसमें 18 राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों एवं 37 स्मार्ट सिटीज़ को यहाँ पे शामिल किया गया है। हालांकि NHB द्वारा अखिल भारतीय संयुक्त आवासीय सूचना की गणना यहाँ पे बंद कर दी गई है, फिर भी समानुपातिक जनसंख्या ये भारों के आधार पर आंतरिक रूप से यहाँ पे इसकी गणना की जाती है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इसमें। ये काफ़ी थोड़ा लंबा थ्योरी है तो मेन हमने समझ लिया। सर्विस प्राइस इंडेक्स, यहाँ पे सेवा मूल्य सूचना की बात की जाती है। इसका क्या काम होता है? भारत के GDP सेवा क्षेत्र का योगदान पिछले 10 सालों में मजबूत हुआ है और आज 60% से भी ज़्यादा है। ये क्या करता है? सर्विस प्राइस इंडेक्स देखता है GDP में जो भी हमारे सेवा प्रोडक्ट है, सेवा क्षेत्र है जो भी हमारा, ठीक है, सर्विस जो सेक्टर है उसमें कितना योगदान हमारा GDP में हो रहा है, कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये इसी का काम है। ठीक है, आगे हम इसमें पढ़ते हैं मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए सरकार के कदम। गवर्नमेंट स्टेप्स टू चेक इन्फ्लेशन। ठीक है, तो नियंत्रण रखने के लिए, जो कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम यहाँ पे उठाए हुए हैं उसकी हम बात करते हैं। भारतीय उपभोक्ताओं की विशेष सामाजिक जो आर्थिक बनावट के कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हमेशा ही एक संवेदनशील मुद्दा यहाँ पे रहा है। यही कारण रहा है कि उपभोक्ता मूल्यों को नियंत्रण करना सरकार की प्राथमिकता रही है। ठीक, जो कंज्यूमर हैं, ठीक है, जो भी हमारे परचेज जो करते हैं उनके जो भी प्राइस है उनको यहाँ पे नियंत्रण करना सरकार की जो है पहली प्रायोरिटी यहाँ पे रही है। वर्ष 2017-18 में सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए प्रमुख कदम यहाँ पे निम्न प्रकार हैं। जो भी 2017 से लेकर 18 तक कदम उठाए हैं वो हम पॉइंट वाइज देखते हैं। वस्तुओं के मूल्य एवं उनकी उपलब्धता की उच्चतम स्तर पर लगातार समीक्षा यहाँ पे की जाती रही है। जो भी हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके जो मूल्य है, उसकी जो उपलब्धता है वो हाई लेवल तक रहे, यानी कि अधिक से अधिक रहे, ताकि जो प्राइस है वो सप्लाई जो कम ना हो और जो प्राइस है वो इस तरीके से यहाँ पे इंक्रीज ना हो। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं राज्य सरकारों द्वारा जमाखोरी एवं काला बाजार के विरुद्ध कठोर कदम उठाए गए हैं। तो यहाँ पे जो जमाखोरी करते हैं, ठीक है, मार्केट से जो चोरी करते हैं, जैसे अभी प्याज आपका 20 रुपये किलो है तो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में गोदामों में भर लेंगे, जिससे मार्केट में क्या होगा, वो जो क्वांटिटी है माल की वो कम हो जाएगी तो महंगाई हो जाएगी, और जब वो चीज़ें महंगी हो जाएगी तो ये तब गोदामों से निकाल कर उन चीज़ों को बेचेंगे। ठीक है, तो इस तरीके को जो गवर्नमेंट सरकार है, राज्य सरकारों द्वारा इस पर रोक लगानी चाहिए। तीसरा है उत्पादन बढ़ाने एवं खाद्य सामग्रियों की उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए उच्चतर अधिकतर मूल्य, यानी कि जो हमारा MSP है, इसकी घोषणा की गई है। चौथा है दलहन, प्याज आदि कृषिगत उत्पादों की मूल्य अस्थिरता, यानी जो वोलेटिलिटी है इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा मूल्य स्थिरीकरण कोड, इनकी जो हमारा PSF है, यानी कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, इसकी योजना पर अमल किया गया। अगला है प्रभावी बाजार हस्तक्षेप को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा दलहन के बफर स्टॉक को बढ़ाकर 20 लाख टन से वर्तमान के 15 लाख टन से, जो पहले 15 लाख टन उसे बढ़ाकर 20 लाख टन कर दिया गया। खाद्य तेलों की घरेलू बाजार में उपलब्धि बढ़ाने के उद्देश्य से इन पर नियंत्रण, निर्यात मूल्य आरोपित किया गया।
घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खाद्य तेलों पर ऐसे प्रतिबंध हटा दिए गए। अप्रैल 2018 तक के लिए चीनी पर स्टॉक होल्डिंग सीमा यहाँ पे लगाई गई तथा साथ ही इसके निर्यात पर 20% कर आरोपित किया गया। दूसरी तरफ कच्ची चीनी की आयात को शुल्क के अंतर्गत यहाँ पे रखा गया। ऐसे ही बहुत से कारण हैं जो इन्फ्लेशन को यहाँ पे रोकते हैं। इन सरकारी कदमों का मुद्रास्फीति नियंत्रण पर काफ़ी धनात्मक प्रभाव रहा है। इनकी काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है जो कदम सरकार द्वारा यहाँ पे उठाए गए हैं। वर्ष 2017 और 18 में हेडलाइन मुद्रास्फीति गिरकर 3.3% पर आ गई थी। वहीं इसमें आम गिरावट हेडलाइन मुद्रास्फीति लगातार 12 महीनों तक 4% के नीचे रही। इसी प्रकार वर्ष 2017-18 उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक CFPI औसतन 1% रहा है। यहाँ पे हमारा खंड जो ए है वो ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट खंड में हम शुरू करेंगे व्यापार चक्र, जो भी हमारी बिजनेस साइकिल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।